हाँ, इसी के अंतर्गत अगला पाठ है 13 ध्वनि, कक्षा 8 विज्ञान। निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के कंपायमान भाग लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक है। तो इधर दिए हुए हैं वीणा, तो वीणा में कौन काम करता है? वीणा में काम करती है तानित डोरी, या हम तानित तार भी लिख सकते हैं। तबला में तानित झिल्ली लिखना है, ढोलक में तानित झिल्ली, बांसुरी में वायु स्तंभ, और झांझ मंजीरा में लिखना है धातु प्लेट। तो जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा भाग कंपन होता है, स्पष्ट करिए। तो जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर का ध्वनि वाक्य यंत्र अथवा कंठ लैरिंग्स कंपन करता है। कुछ महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, क्यों? तो पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 20 mm होती है, यानी मिलीमीटर होती है। महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 मिलीमीटर होती है। तो बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। अब अगला प्रश्न है कि मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? तो मनुष्य केवल 20 हर्ट्ज का मतलब होता है HZ से दर्शाते हैं उसको, से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ ही सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आवृत्ति किसे कहते हैं? तो प्रति सेकंड, इसमें इसको किसमें नापा जाता है? तो इसको लिखना है कि प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है, कैपिटल HZ में नापा जाता है इसमें। अब धातु की एक प्लेट को किसी सुविधाजनक स्थान पर लटकाइए, उस पर छड़ी से चोट करें, तत्पश्चात होने वाले अनुभवों को लिखिए। तो जी इस तरह एक प्लेट लटका देना है और उसमें हत्था बना के उसे कहीं छत से दिखा देना है, और एक छड़ी ले लेना है और इसमें धातु का बर्तन को स्टिक करते हुए दिखा देना है, और लिखना है कि धातु की एक प्लेट को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाकर उस पर छड़ी से चोट करने पर कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि प्लेट पर हाथ रख देते हैं तो कंपन रुक जाने से ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाती है। अगले में लिखना है कि चित्र सहित समझाइए कि ध्वनि का संचरण द्रवों में भी होता है। तो देखिए जी, यहाँ पर एक ऐसा टब बना देना है, उसमें एक घंटी डाल के उधर कान की आकृति बना के इसको इस तरह चित्र बना देना है, और लिखना है इसके अंतर्गत कि एक टब में पानी भरकर उसमें घंटी को हिलाते हैं और पानी की सतह पर सावधानी पूर्वक कान लगाकर सुनने की कोशिश करते हैं, तो हमें पानी में होने वाले कंपनों से ध्वनि सुनाई देती है। इस प्रकार पता चलता है कि ध्वनि का संचरण द्रवों में भी होता है। अब संगीत में ध्वनि शोर से किस प्रकार भिन्न है? तो इसमें लिखना है कि ऐसी ध्वनि जो कानों को सुखद लगती हो सुस्वर ध्वनि कहलाती हैं, जैसे वाद्य यंत्रों से निकली ध्वनियाँ। इन ध्वनियों को ही संगीत में ध्वनियाँ कहते हैं। लेकिन यही ध्वनियाँ जब अत्यंत प्रबल हो जाएं और कर्कश लगने लगें या अरुचिकर लगने लगें तो इन्हें शोर कहते हैं, जैसे ट्रकों या बसों के हॉर्न की तीव्र या तीक्ष्ण ध्वनियाँ। आगे लेते हैं, ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारकों को सूचीबद्ध करिए। तो वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं वाहनों की ध्वनियाँ, बादलों का फटना, मशीनों से निकलने वाली आवाज़ें और लाउड स्पीकर की तेज आवाज़ एवं कुछ अन्य और भी कारण भी हो सकते हैं। अब अगला प्रश्न लेना है इसमें कि मानव कर्ण या कान का नामांकित चित्र बनाकर उसकी कार्य प्रणाली समझाइए। तो ये ऐसा मानव कान है, इसमें देखेंगे ये इस तरह का फोटो बना देना है। हाँ, ये इसमें एक आंतर कर्ण का फोटो है बगल में, और इधर लिखना है कर्णपटह, और इसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है ये मैटर कि मानव के बाहरी भाग की आकृति कीप के जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह कर्णपटह को कंपित करती है
कर्णपटह कंपनों को आंतर कर्ण तक भेज देता है, वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। धन्यवाद।